हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स जो कि हमारे क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमको कंसिडर करने पड़ेंगे कभी भी अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को हम लोग रिटर्न निकालने का सोच रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से हम लोग हमारा पैसा निकालने का सोच रहे हैं। अब बात यह है कि सिर्फ ये 5 फैक्टर्स नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो वो 5 फैक्टर्स को चुना है जो कि थोड़े यूनिक है। मतलब नॉर्मल फैक्टर्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, करेंसी कितनी पॉपुलर है, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये तो बाकी लोग चीज़ों के भी प्राइसेस को उसी तरीके से इंपैक्ट करते हैं जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें डिमांड एंड सप्लाई का, तो डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस को किस तरीके से इंपैक्ट करता है वो हम लोगों ने कोविड के टाइम में तो देखा ही है पूरे बढ़िया से। तो डिमांड एंड सप्लाई के वजह से हमारा प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर डिमांड है सप्लाई नहीं है तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, अगर सप्लाई है डिमांड नहीं है तो प्राइसेस कम हो जाएगा। ये तो जनरल सा पॉइंट है। उसके बाद अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें, पॉपुलैरिटी भी एक जनरल सा पॉइंट है। जैसे कि अगर जो ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर होते हैं उसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं, जो ब्रांड के प्रोडक्ट या जो भी कोई भी प्रोडक्ट जो पॉपुलर नहीं है मार्केट में उसके प्राइसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आज हम लोग वो 5 फैक्टर्स को देखेंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी के केस में बहुत ही स्पेसिफिक है। ये पांचों पॉइंट्स क्रिप्टो करेंसीज को, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी हो, उसी तरीके से इंपैक्ट करता है जिस तरीके से बाकी फैक्टर्स करता है। इन फैक्टर्स में क्या स्पेशल है वो भी हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, फैक्टर नंबर 1, बिटकॉइन यूजर्स एडॉप्टेशन रेट। हम लोग 5 फैक्टर्स को कंसिडर करने से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के एग्जांपल को लेके चलेंगे ताकि हमको समझ ज्यादा अच्छे से आए। हम एक एग्जांपल ले लिए बिटकॉइन को, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये बिटकॉइन के केसेस में ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे, ये सभी क्रिप्टो करेंसी को सेम तरीके से इंपैक्ट करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम बिटकॉइन का केस को लेके चलते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। सबसे पहली बात है बिटकॉइन यूजर्स एडॉप्टेशन रेट। अब ये बिटकॉइन यूजर्स एडॉप्टेशन रेट के अंदर 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक तो सबसे पहला हमारा वो पॉइंट जो कि इन्वेस्टर के लिए है और दूसरा पॉइंट जो इंडस्ट्री के लिए है, इंडस्ट्री वालों के लिए, इन्वेस्टर वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री वालों के लिए। इंडस्ट्री में अगर बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बेचने में, कोई प्रोडक्ट को खरीदने में, अगर पेमेंट और पैसा लेने देने में अगर हम लोग बिटकॉइन का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है इंडस्ट्री में तो उसका पॉपुलैरिटी अच्छा आएगा जिसके वजह से उसका प्राइसेस बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर जब तक अपने पोर्टफोलियो में इसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह ना सोचे, एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं बनाते, तब तक इसका प्राइसेस इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जब ये एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, जब ज्यादा इन्वेस्टर्स लोगन आएंगे, वो लोग अपने पोर्टफोलियो का पार्ट इसको बनाएंगे, प्राइसेस उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो आज के दिन में बिटकॉइन बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे कंपनीज पैसा लेने देने, खरीदने बेचने, प्रोडक्ट को खरीदने बेचने में यूज करना शुरू कर दिए। और अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आज के दिन में ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है जिसमें इन्वेस्टर्स लोगन इसको एज ए एसेट क्लास, एज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो अपना इन्वेस्टमेंट करने का इसमें सोचते हैं। तो दोनों तरह एक्सेप्टेंस रेट तो बहुत अच्छा है जिसके वजह से प्राइसेस, ऑब्वियस सा बात है, क्रिप्टो करेंसीज का आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगा। अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है क्रिप्टो करेंसी ने, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे इसका एडॉप्टेशन और बढ़ेगा तो इसका प्राइसेस और ऊपर जाएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्रिप्टो मार्केट कैप ट्रेंड। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी करेंसी, कोई भी करेंसी हो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता कैसे है। अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स के केस में किसी भी कंपनी का हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द प्राइसेस, जितना उसका मार्केट में चल रहा है, मतलब शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है शेयर का, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का निकल जाता है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के केस में भी जितना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इशू हुआ है आज तक, जितना क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग हुआ है, दैट मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस, जो करंट उसका प्राइस चल रहा है उससे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन किस प्रकार से प्राइसेस को इंपैक्ट करता है, एग्जैक्टली सेम वे में इंपैक्ट करता है जैसे शेयर्स के केस में होता है। शेयर्स के केस में हम लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। एक तो लार्ज कैप,
दूसरा मीडियम कैप और तीसरा स्मॉल कैप। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के केस में भी जैसे जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी स्मॉल कैप से मीडियम कैप से लार्ज कैप का जर्नी को ट्रैवल करता है, वैसे वैसे उसका प्राइसेस और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है लार्ज कैप में ज्यादा लोग सोचते हैं कि कंपनी बहुत स्टेबल है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, वहीं पे स्मॉल कैप में लोग पैसा लगाने का नहीं सोचते, स्मॉल कैप को लोग एक स्पेकुलेशन के तरीके से देखते हैं। तो जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ता जाएगा, जो कि आने अभी हो ही रहा है एग्जैक्टली, बहुत सारे करेंसीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तो माइनिंग कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, जिसकी वजह से न्यू क्रिप्टो करेंसीज इशू होते जा रहे हैं, प्लस उसका प्राइसेस बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से डुअल इफेक्ट के कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो हार्ड फॉक्स, ये एक स्पेसिफिक इवेंट होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है और ये बहुत दिनों में एक बार हमको देखने मिलता है, लाइक वंस इन अ ब्लू मून टाइप कभी कभार हमको देखने को मिलता है हार्ड फॉक्स का इवेंट। अभी एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली इसको अगर हम लोग समझने जाएं तो हमको कम से कम 2 से 3 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सिर्फ हार्ड फॉक्स के इवेंट को समझेंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स में बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट का इवेंट होता है, जब भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करता है या फिर शेयर स्प्लिट करता है, तब उसका प्राइसेस जिस प्रकार से इंपैक्ट होता है, उसी तरीके से हार्ड फॉक्स भी वही प्रकार का एक इवेंट होता है इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एग्जैक्टली तो सेम नहीं होता है, लेकिन हम एक बार हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ सकते हैं कि हार्ड फॉक्स एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें या तो बिटकॉइन और दूसरे करेंसीज इशू करता है, जैसे कि बिटकॉइन के केस में हुआ था बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश, वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था बिटकॉइन, एक तो बिटकॉइन और दूसरा बिटकॉइन कैश। तो वो एक हार्ड फॉक्स का इवेंट था, जिसमें अगर हम शेयर्स के लैंग्वेज में बात करें तो वो एक बोनस शेयर था, जो कि किसी और कंपनी का, दूसरे कंपनी का इशू दिया गया हमको बोनस के नाम पे। तो वही हुआ था बिटकॉइन के केस में। तो यहाँ पे हमारा एक और इवेंट होता है इसके साथ, सॉफ्ट फॉक्स, हार्ड फॉक्स एंड सॉफ्ट फॉक्स, दोनों सेम प्रकार का इवेंट होता है। हमको इसको डिटेल में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कोई 2, 4, 5, 10 साल में एक बार बड़े मुश्किल से ऐसा इवेंट होता है, और जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है या होने वाला होता है, तब इसका प्राइसेस, क्रिप्टो करेंसी का प्राइसेस अचानक से रैली करना शुरू कर देता है। रैली करना मतलब अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। हम लोग हार्ड फॉक्स को डिटेल में समझेंगे किसी और वीडियो में, अभी के लिए हमारे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग बहुत है, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाल्विंग रिवॉर्ड्स। हाल्विंग रिवॉर्ड्स बहुत ही मजेदार पॉइंट है। बिटकॉइन को माइनिंग किया जाता है, मतलब बिटकॉइन हम लोग जैसे आरबीआई करेंसी प्रिंट करके देता है, वैसे बिटकॉइन कोई प्रिंट नहीं करता या बिटकॉइन कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, बिटकॉइन माइनिंग होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स लोग होते हैं, वो माइनर्स लोगन बैठ के जब वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, तो उसके बदले में उनको रिवॉर्ड में मिलता है बिटकॉइन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन पे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे माइनिंग भी बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे माइनर्स लोगों को प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये इवेंट होता है एवरी 4 ईयर्स में, हर 4 साल में। बिटकॉइन के केस में हर 4 साल में बिटकॉइन का रिवॉर्ड जो होता है वो आधा हो जाता है। हाल्विंग मतलब आधा हो जाता है। मतलब अगर मान लो आज मैं माइनिंग करके 1 बिटकॉइन कमा रहा हूं, मतलब जितना माइनिंग किया उसके बदले में मुझे 1 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आज से 4 साल बाद जब ये ऐसा एक इवेंट होगा बिटकॉइन हाल्विंग का, तो मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा, उसके बदले में मुझे 0.5 बिटकॉइन मिलेगा। फिर 4 साल के बाद उसके जब मैं फिर से उतना काम करूंगा, तब मुझे उसके बदले में 0.25 बिटकॉइन मिलेगा। तो ये बिटकॉइन हर 4 साल में अपने रिवॉर्ड को, अपने माइनर्स लोगों का जो रिवॉर्ड है, उनके मेहनत का जो कमाई है, उसको आधी कर देता है हर 4 साल में। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, हर 4 साल में हम लोगों को देखने मिला, 2012 में हुआ था हाल्विंग, 2016 में हुआ, फिर मई 2020 में हुआ। जब भी ऐसा इवेंट हुआ, उसके 1 ईयर के ड्यूरेशन में, जब ये ऐसा इवेंट हुआ और उसके 1 ईयर बाद, उस बीच में बिटकॉइन का प्राइसेस एकदम से रैली करने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। 2012 में भी हुआ, 2016-17 में भी हुआ, 2020-21 में भी सेम इवेंट हुआ। तो अब हमको याद रखना है 2024 जब ये फिर से बिटकॉइन हाल्विंग का फिर से एक इवेंट होगा, तब हम लोग को प्राइसेस को मॉनिटर करना है और हमको उसी प्रकार से ट्रेड करना है 2024 में, कंसीडर करके कि बिटकॉइन हाल्विंग का होने वाला है 2024 में। नेक्स्ट उसके बाद चलता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। आज के दिन में ये सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है, गवर्नमेंट रेगुलेशन इन केस ऑफ बिटकॉइंस और इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर बोला जाए तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको लीगलाइज कर दिया है,
बहुत सारे कंट्री ने इसको लीगलाइज नहीं किया। चाइना इसको बैन लगाने वाला था, उसके रीमर से बिटकॉइन के प्राइसेस, क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस क्रैश हो गए। इंडिया की बात अगर हम लोग करें तो इंडिया में पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगाया था, लेकिन मार्च 2020-21 के टाइम पे तब बिटकॉइन पे इसको लीगल करना पड़ा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। मतलब हमारा गवर्नमेंट केस हार गया बिटकॉइन माइनर्स के सामने, बिटकॉइन जो कंपनी है उनके सामने हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हार गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इंडिया में इसको लीगल किया जाए। लीगल तो कर दिया लेकिन इसको लीगल टेंडर जैसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। अभी फिर से एक र्यूमर फैला था कि आरबीआई ने नोटिस इशू किया है एचडीएफसी एंड एसबीआई बैंक वालों को, और वो लोग अपने कस्टमर्स को नोटिस दे रहे हैं कि जो भी कोई बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन करेगा उनके कस्टमर, वो लोग उनका अकाउंट को स्क्रूटनी करेंगे, उनका अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन आरबीआई ने ये र्यूमर को फॉल्स बताते हुए उनको फिर से डायरेक्शन इशू किया एसबीआई को, एचडीएफसी को, कि तुम लोग ऐसा मत करो और बिटकॉइन लीगल है। और लीगल, हालांकि लीगल टेंडर नहीं है, लीगल क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, वो हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में बात किया है। तो जो भी नहीं जानता, जो भी नहीं देखा वीडियो नंबर 1, वो पहले वीडियो नंबर 1 को देख ले, इसी प्लेलिस्ट के साथ वो वीडियो नंबर 1 है। अब बात करें इंडिया में, तो इंडिया को इस करेंसी को लीगल करना पड़ेगा। क्यों लीगल करना पड़ेगा? क्योंकि जब दुनिया में सब कोई किसी चीज को एक्सेप्ट करने लग जाए तो कोई एक कंट्री ऐसा नहीं हो सकता, और वो भी स्पेशली इंडिया जैसा कंट्री ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज को वो एक्सेप्ट ना करे। चाइना के केस में उसने बैन क्यों किया? क्योंकि चाइना का नेचर तो सभी लोग जानते हैं कि वो कभी भी अपने हाथ से अपना कंट्रोल को जाने नहीं देता। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसमें कि वहां के सेंट्रल बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल पब्लिक के पास है, उसका कोई भी किसी सिंगल पर्सन के पास कंट्रोल नहीं है। और जब किसी चीज का कंट्रोल पब्लिक के पास जाए, वो काम चाइना तो कभी भी होने नहीं देगा। तो हो सकता है ये चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे फ्यूचर में, क्रिप्टो करेंसीज को नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि ब्लॉकचेन जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, ब्लॉकचेन क्या होता है डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होता है क्रिप्टो करेंसी। जब ब्लॉकचेन को कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन आने वाले टाइम में बाकी कंट्रीज सारे अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाएंगे, तब चाइना को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसको करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट, बिकॉज ब्लॉकचेन में इतना पावर है कि वो हर एक प्रॉब्लम जो आज के दिन में किसी भी सेंट्रली पावर एलोकेट होने के कारण हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इलेक्शन का प्रॉब्लम हो, इलेक्शन को करवाने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन को खरीद ले तो हो सकता है इलेक्शन कोई जीत जाए। ईवीएम हैकिंग का जो बात था, वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पावर है ब्लॉकचेन के पास। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें पब्लिक खुद अपने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। तो हो सकता है आने वाले कुछ 5-10 साल के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इलेक्शंस भी होने लगे। तो बहुत पावर है ब्लॉकचेन के अंदर। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आज के दिन में हो सकता है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है बैन कर दे। इंडिया गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगा, और इसका वो एक सिग्नल दे भी चुका है कि कंट्री बैन नहीं करेगा। कंट्री के सेंट्रल बैंक ने इशू किया नोटिस किसको, एचडीएफसी को एंड एसबीआई बैंक को, कि जो भी कस्टमर बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो लोगों को कोई भी अनलॉफुल एक्शन ना लिया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस लीगल है इंडिया के अंदर। इसीलिए एक सिग्नल ये पॉजिटिव वे में आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गवर्नमेंट ने ये भी बोला था रिसेंटली कि गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगा जिसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से कौन कौन से इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में जो भी र्यूमर है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर की इंडिया बैन कर देगा, मेरे हिसाब से 1% चांसेस है कि वो बैन करेगा और 99% चांसेस है कि वो उसको लीगलाइज कर देगा। तो बिटकॉइन जैसे जैसे अब गवर्नमेंट रेगुलेशन किस प्रकार से इंपैक्ट करता है प्राइसेस को, ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई कंट्री किसी चीज को बैन कर दे तो वहां पे उसका प्राइसेस कम हो जाएगा, और अगर कोई कंट्री उसको पूरे कंट्री में एक्सेप्ट करने का नोटिस दे दे तो उसका प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन में अगर इंडिया का गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देता है एज अ करेंसी
एज अ लीगल टेंडर ऑल्सो, और बोल देता है कि नहीं हम इस पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लीगली, और लीगल टेंडर की तरह भी उसको घोषित कर देता है, तो इसका प्राइसेस बहुत ज्यादा रैली कर सकता है। और अगर इन केस, जो कि 1% चांसेस है, गवर्नमेंट इसको बैन कर दे, तो हो सकता है ऐसा कि बिटकॉइन का प्राइसेस फिर से क्रैश कर जाए, क्रिप्टो करेंसीज का प्राइसेस फिर से क्रैश कर जाए। अब लास्ट एक आखिरी पॉइंट जो कि सभी लोगों को ये लगता है कि ये आदमी जो स्क्रीन पे है, इसका नाम है एलॉन मस्क। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कभी ये अमीर हो जाता है, कभी 2 नंबर पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइसेस। तो हमको वो डिस्कस नहीं करना है, हमको ये डिस्कस करना है कि क्रिप्टो करेंसी से ये किस प्रकार से रिलेटेड है। इन्होंने कुछ ट्वीट किया कुछ ड्यूरेशंस पे, एक बार जब ट्वीट किया तब बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी का प्राइसेस रैली कर गया, फिर दूसरे ट्वीट के साथ वो क्रैश कर गया, फिर तीसरे ट्वीट के साथ फिर वो बढ़ने लगा, फिर चौथे ट्वीट के साथ वो फिर से क्रैश कर सकता है, जो कि अभी तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया है। तो लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो आदमी है, सारा कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी का इन्हीं के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। और इनके ट्वीट के वजह से ये लगने लगा है लोगों को कि मार्केट में ये स्पेकुलेशन है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको कुछ बड़े बड़े लोग ही चला रहे हैं और जो वो अपने प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं। इनके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनके ट्वीट से किस प्रकार से मार्केट में प्राइसेस इंपैक्ट किया। लेकिन हाँ, हो सकता है ये एक पॉइंट तो है कि इनका ट्वीट प्राइसेस को इंपैक्ट करता है, लेकिन सिर्फ ये अकेला एक इवेंट नहीं है जो प्राइसेस को इंपैक्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इवेंट है जो प्राइसेस को इंपैक्ट करते हैं, जो कि हम लोग देखें ऊपर के 5 पॉइंट। अब बात है इनके ट्वीट से इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों हुआ। इनके ट्वीट से सिर्फ इंपैक्ट नहीं हुआ है, उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली कुछ कुछ इवेंट्स, ऊपर 5 पॉइंट में से कुछ इवेंट और भी हुए साथ ही साथ में, जिसके वजह से प्राइसेस इंपैक्ट हुए बिटकॉइन के और बाकी करेंसीज के। और हमको लगने लगा, मार्केट को लगने लगा कि सब कुछ इनके ट्वीट के वजह से हो रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें, डिटेल में जाके देखें कब क्या क्या इवेंट हुआ, तो हमको पता चलेगा कि इसके साथ साथ और भी कुछ इवेंट्स हुए जिसके वजह से, दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट के वजह से प्राइसेस रैली हुए। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में कहीं और कभी और डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुमको टाइमली मिलता